डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 3 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट है ये। जब भी किसी वायर में से, कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है ये चैप्टर। सबसे पहले ये डिस्कवरी की थी, ये इन्फॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन है, ये भी लाजमी आप याद रखा करें क्योंकि पीपीएससी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्फॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं कि किसने कौन सा काम किया था या किसने कौन सी डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में से पास करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये देखा था जी, एक फिजिक्स था हैंस क्रिश्चियन पाइस्टेड। ठीक है, इससे सबसे पहले ये डिस्कवरी की कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और इसका जो कन्वर्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो सबसे पहले किया था फैराडे ने। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जहां भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाजमी होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे ईएमएफ या इलेक्ट्रिक करंट भी होगा। बल्कि उसके साथ जो चीज जरूरी है वो है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कि जब कभी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट का जिक्र नहीं है, बस सिर्फ करंट होना जरूरी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है उसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसके फिर रिस्पॉन्स में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है और फिर इंड्यूस करंट। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेट वायर है तो उसके अराउंड जो जब उसमें से करंट पास करता है तो सर्कुलर रिंग्स की शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, वो आप फाइंड कर सकते हैं एम्पियर लॉ से, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट पास कर रहा है और आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, जिसको आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, F इज इक्वल टू आई एल बी। ये मैग्नेटिक फोर्स है। इसके सबस्क्रिप्ट में वैसे एफ बी होना चाहिए था, एफ बी ऐसे। ये मैग्नेटिक फोर्स की रिप्रेजेंटेशन, और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम सबस्क्रिप्ट में ई लगा देते हैं। इसका यूनिट आप यहाँ से, फोर्स का यूनिट तो डेफिनेटली न्यूटन ही होगा। जिस किस्म की भी फोर्स होगी वो न्यूटन ही होगी, सिवाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि वो तो फोर्स है ही नहीं है, वो तो ईएमएफ की वैल्यू होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है, तो उसका जो यूनिट है वो आपको वोल्ट मिलेगा। तो बाकी जितनी भी फोर्सेज हैं उनका यूनिट न्यूटन होगा। तो यहाँ से आप बेसिक जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो आपका बनता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, और ये न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर इक्वल होता है टेस्ला के। इसके अलावा आप ये डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो फोर्स लगती है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है। उसके लिए आपके पास रूल है, राइट हैंड रूल, या इसे पाम रूल भी कहा जाता है। ये देखें फिगर, इसमें जो फोर फिंगर होती है आपकी राइट हैंड की, जो फोर फिंगर होती है ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो पाम होता है या मिडिल फिंगर होती है ये रिप्रेजेंट करती है करंट को, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, वो इस डायरेक्शन में लग रही है, अलॉन्ग दी इरेक्टेड थंब, यानी थंब जो आपने इरेक्ट किया हुआ है उस डायरेक्शन में उस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। और ये आप चीज देख सकते हैं, ये तीनों चीजें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी जिस तरह आपके तीन एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जी एक्सेस, तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ये तीनों चीजें भी आपस में परपेंडिकुलर है। इसके अलावा एक कन्वेंशन है कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टुवर्ड्स यू, यानी आपकी तरफ आ रहा है, उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है, या आउट ऑफ प्लेन है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर उल्टा यानी आपसे दूर जा रहा है या इन टू द प्लेन है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तकरीबन हर टेस्ट में ही आता है, वो ये है कि अगर दो पैरेलल स्ट्रेट वायर हैं और उनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, यानी दो इस तरह की वायर हैं, ये दो वायर हैं, दोनों में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, सेम डायरेक्शन है। तो नॉर्मली हम जो चीज देखते हैं वो सेम के लिए हम समझते हैं, हमारे माइंड में फौरी आता है कि सेम है तो ज्यादा रिपेल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दो वायर हैं और दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इसकी रीजन ये है कि अगर आप इनकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें तो इसी तरह जैसे अभी हमने देखा था कि आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना होता है, और जो आपका थंब है वो टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। तो थंब को अगर आप ऊपर रखें तो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे बनती है, ये डायरेक्शन बन रही है। अब इसकी अगर हम देखें तो इसका जो है वो कुछ ऐसे बन रही है, ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे, इसकी इधर है और इसकी इधर है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये अपोजिट जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जिस तरह नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ये दोनों फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और रिस्पॉन्स आपको ओवरऑल मिलेगा कि दोनों वायर्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और इसका कन्वर्स, यानी अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रोड्यूस हो रहा होगा वो सेम डायरेक्शन में हो रहा होगा, और सेम डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेगा, और ओवरऑल आपको जो इफेक्ट मिलेगा वो ये है कि वायर्स दोनों रिपेल करेंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल ऐसे है जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यानी जहाँ पे आपका एक चार्ज पड़ा होता है तो उस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, फिजिकली आप इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप को समझाने के लिए या इनकी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती है, हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं। तो चार्ज की वजह से वो पैदा होती है। चार्ज से एक बात मुझे याद आ गई है, ये भी अमूमन क्वेश्चन आता है, अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है, क्यू चार्ज रेस्ट पे है तो उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि अगर कोई चार्ज जो है वो मोशन में है तो फिर उसमें कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो चूंकि चार्ज है तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो मस्ट है, और जब मोशन में आ जाता है तो मोशन में हमें पता है कि फिर करंट प्रोड्यूस होता है, चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस करंट, और जब करंट प्रोड्यूस होता है तो फिर दायरा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ये पॉइंट आपने लाजमी नोट कर लेना। अगर आपने प्रिंट्स निकलवाए हुए हैं तो आप पिछला जो यूनिट था उसमें ऐड कर लीजिएगा, या फिर इसी में एडिटिंग करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। जी, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी यूनिट एरिया से पास कर रही हैं, जितनी उनकी तादाद है वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यानी अगर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर एरिया आपने इस तरह रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से अगर ये फर्ज करें 3 लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करें तो इस एरिया में से पास करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू होगी 3। और बिल्कुल ये भी उससे सिमिलर है, जिस तरह वो ई डॉट ए था बिल्कुल इसी तरह ये बी डॉट ए, यानी यहाँ पे ई रिप्लेस हो गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बाकी सारी बातें वही हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है वो है वेबर, और वेबर का जो एक्चुअल आप यूनिट बेसिक यूनिट लिखना चाहे वो बनता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, क्योंकि बी का यूनिट अभी हमने देखा था न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो जब कलेक्टिवली आप इसको देखेंगे तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर बनता है, और ये इक्वल होता है वेबर के। अब यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड का एक नया यूनिट भी बना सकते हैं, या मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट एक नया बना सकते हैं इन टर्म ऑफ वेबर। यानी ये जो एरिया है ये डिवाइड कर दें आप इस फ्लक्स के साथ, तो फ्लक्स का यूनिट है वेबर, और एरिया जब इधर डिवाइड होगा इसके नीचे आके तो वेबर पर स्क्वायर मीटर, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक नया यूनिट है इन टर्म ऑफ वेबर। एम्पेयर लॉ, एम्पेयर लॉ और एक और लॉ होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। मेरे माइंड से नाम स्किप हो गया। हाँ चले बहरहाल, एम्पेयर लॉ जो है ये जब भी किसी क्लोज लूप में करंट फ्लो कर रहा होता है तो लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो जो लूप है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। हाँ, बायोट सेवरेट लॉ दूसरा जो लॉ है वो है बायोट सेवरेट लॉ। तो बायोट सेवरेट लॉ और एम्पेयर लॉ दोनों ही किसी करंट यानी कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसा कि अगर मैं एक करंट कैरिंग वायर यूं लूं और ये करंट जा रहा है तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो ये हो रहा है, तो आप इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो उसके लिए एम्पेयर लॉ यूज करेंगे, क्योंकि शर्त ये है कि जो लूप है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, रेगुलर शेप होनी चाहिए उसकी। एम्पेयर लॉ की ये आप कह सकते हैं कि लिमिटेशन है कि एम्पेयर लॉ का यूज होता है जब आपका जो लूप है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, रेगुलर शेप में होना चाहिए। जबकि बायोट सेवरल लॉ जो है वो कोई भी आपके पास किसी भी फॉर्म में आपका लूप हो सकता है जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम्पेयर लॉ का जो फॉर्मूला है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं वो है बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी जो है ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो आप फाइंड करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, जैसा कि अभी हमने ये वायर ड्रॉ की है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आप इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या ये वाली यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, या एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं। तो ये बी है जो आप फाइंड करना चाहते हैं, और लेंथ आप लो, ये लेंथ क्योंकि सर्कुलर है तो 2 पाई आर, इसका रेडियस छोटा है तो ये छोटा 2 पाई आर 1 हो जाएगा, 2 पाई आर 1। और सेकंड वाले का अगर ये आप देखना चाहते हैं तो फिर हो जाएगा 2 पाई आर 2, ये थोड़ा बड़ा रेडियस हो जाएगा। और आप थर्ड वाले में देखना चाहते हैं तो फिर 2 पाई आर 3, ये लेंथ हो जाएगी इनकी ये जो लूप है। म्यू नॉट जो है ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई जो है ये उस वायर में से पास होने वाला करंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू लाजमी याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होता है 4 पाई 10 to the power -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, इसका यूनिट भी पूछा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन लाजमी इस तरह के आते हैं कि किसने फलां चीज डिस्कवर की, फलां का यूनिट क्या है, इस तरह की चीजें जो है ये लाजमी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, जब जो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है उसी को एब्सोल्यूट परमिबिलिटी भी कहा जाता है। इसके बाद है परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। ये चीजें बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं बिल्कुल उनके आप कह सकते हैं कि काउंटर पार्ट्स हैं यहाँ पे मैग्नेटिज्म के अंदर। वहाँ पे भी आपने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स पढ़े हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी या परमिटिविटी ऑफ मीडियम था, तो यहाँ पे परमिएबिलिटी है। लेकिन फर्क यह है कि परमिटिविटी जो थी वो ये थी, अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी या मीडियम आप देखते हैं तो वो हमें ये बताती है कि ये मीडियम अपने अंदर कितना ज्यादा अपोजिशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने में। यानी वहां पे अपोजिशन थी, जो परमिटिविटी थी वो अपोजिशन थी, लेकिन परमिएबिलिटी जो है ये अपोजिशन नहीं बल्कि ये है कि ये कितना अलाउ करता है खुद को मैग्नेटाइज करने में। permeability is the measure of the ability of a material to support the formation of magnetic field within the material। यानी इसमें ये देखा जाता है कि कितना ज्यादा ये मटेरियल जो है ये उसको सपोर्ट करता है खुद को मैग्नेटाइज करने के लिए जब आप उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन द मीडियम एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी जिस फील्ड ने उसको मैग्नेटाइज किया है और उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से फिर उस मीडियम के अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंस इन दोनों के अंदर। बी जो है ये वो फील्ड है जो उस मटेरियल के अंदर इंड्यूस हुआ है, और एच जो है ये वो फील्ड है जिसने उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाया है, तो इसलिए एच को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। और बी जो है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो लिहाजा जो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और इसके बाद है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव की टर्म जहां पे भी आ जाती है वो भी डायमेंशन लेस ही होती है, क्योंकि उसमें कंपैरिजन होता है दो चीजों के लिहाज से। तो relative permeability of a substance is the ratio of magnetic permeability of the substance to the permeability of free space। यानी उस सब्सटेंस की परमेबिलिटी की रेशियो आपने ले लेनी है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के साथ। तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि दो एक जैसी चीजों की रेशियो है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड,
सोलिनाइड का जो केस है उसमें आपके पास ये इस तरह का सोलिनाइड होता है। तो जब इसमें से करंट पास करता है, तो सपोज ये करंट जो है, ये आपके सामने सोलिनाइड पड़ा है, तो आप इस सोलिनाइड को अपने राइट हैंड में अगर पकड़ें, और करंट जो है वो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आपके सामने जो पड़ा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को आपने इस डायरेक्शन में ही रखना है। तो जो आपका थंब होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब है कि ये सोलिनाइड का नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये जो है ये साउथ पोल बन जाएगा। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलिनाइड के अंदर बहुत स्ट्रांग होता है, इन साइड सोलिनाइड बहुत स्ट्रांग होता है और आउटसाइड जो है वो वीक होता है। और इसकी जो डायरेक्शन बनती है वो कुछ ऐसे बनती है, ये नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ में एंटर हो रही होती है। इसमें एन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये छोटा एन। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आप इनसाइड फाइंड कर सकते हैं, ये इनसाइड है। आउटसाइड इतना वीक होता है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो म्यू नॉट एन आई, एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी ये अगर सोलिनॉइड की टोटल लेंथ है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्न्स बनाई है, तो एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ ये आप सपोज कर लें 1 मीटर है, तो डिवाइडेड बाई 1, तो ये एन की वैल्यू आ जाएगी। इसका यूनिट जरा सोचिएगा क्या होगा, छोटे एन का यूनिट क्या होगा। इसके बाद है फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो है एफ इजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है, तो उस पर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ना ही मैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्सेज एक्ट करती हैं ये चार्ज पार्टिकल एक्ट करती हैं, चाहे मैग्नेटिक फोर्स है चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स जो है ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, और ये वर्क नहीं करती। इसकी रीजन ये है कि इसमें जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, यानी फोर्स और वेलोसिटी दोनों आपस में जो एंगल बना रहे होते हैं वो 90 बना रहे होते हैं। ये सेंटीमीटर फोर्स में हमने देखा था फर्स्ट ईयर में कि ये फोर्स है और ये वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो दोनों आपस में जो एंगल बनाते हैं वो 90 बनाते हैं। तो फोर्स को जब आप डिस्प्लेसमेंट के साथ लेते हैं ये आपका वर्क होता है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपस में सेम होती है, यानी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन है। लिहाजा 90 के एंगल होने की वजह से जो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स होता है वो जीरो होता है। नॉट कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि ये एक्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि उस बॉडी को टच करे। और इस तरह की जो फोर्सेज होती हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उनको फील्ड फोर्स भी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपकी फील्ड फोर्स है। अब अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो हम देखेंगे कि किस केस में वो डिफ्लेक्ट होता है और किन केसेस में वो डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो देखिए अगर आपके पास इस तरह का केस है कि मैग्नेटिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई की हुई है और जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पैरेलल आप कह लें। पैरेलल मतलब है कि थीटा जो है वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी और बी के साथ जो एंगल है वो जीरो है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जीरो है, वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, नॉट डिफ्लेक्टेड। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने इधर अप्लाई किया हुआ है और जो चार्ज पार्टिकल है वो आप इसके एंटी पैरेलल भेज रहे हैं, यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो 180 का एंगल बना रहा है, जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है, एंटी पैरेलल है। अब तो इस केस में भी आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा बल्कि स्ट्रेट गुजर जाएगा। अब तीसरा केस जो है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल वो कोई एंगल बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एंगल ओब्लिक एंगल हम बना देते हैं, यानी जो चार्ज हमने भेजा है वो इस डायरेक्शन में भेजा है, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये कोई चार्ज पार्टिकल था क्यू और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ एंगल अब बन रहा है अदर देन 0 एंड 180। तो इस केस में जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होगा और हेलिकल पाथ बनाएगा। ये हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ पाथ इसलिए बना है कि इस वेलोसिटी को अगर आप ब्रेक करते हैं, ये जो वेलोसिटी थी, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा एक्स और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वी वी वाई। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चार्ज पार्टिकल को ट्राई करेगा सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए ऐसे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो ट्राई करेगा इसको आगे लेके जाने के लिए, यानी इधर लेके जाने के लिए। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये यानी चार्ज पार्टिकल आगे भी जा रहा है और वो सर्कुलर वाली भी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी करवा रहा है, हेलिकल पाथ बना रहा है। और चौथा केस जो है वो ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल जो है वो एग्जैक्ट 90 के एंगल पे आ रहा है जी, यानी वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 के एंगल बना रही है, तो फिर जो ये चार्ज है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल बनाना शुरू करेगा इस तरह। ये जो आप इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम रेशो फाइंड करते हैं उसमें यही होता है कि इलेक्ट्रॉन को उस ट्यूब के अंदर, वैक्यूम ट्यूब के अंदर 90 के एंगल पे भेजा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है।
तो ये चार केसेस हैं मैग्नेटिक फील्ड के। जब तक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तब तक उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती और वो किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे आप इंजेक्ट करते हैं तो फिर वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और अगर आप 90 के अलावा किसी एंगल पे भेजते हैं लेकिन 0 और 180 नहीं होना चाहिए तो फिर वो हेलिकल पाथ बनाता हुआ पास करेगा। ये जो डायरेक्शन है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप एंटर करते हैं तो उसकी डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं, वही अभी जो पढ़ा था राइट हैंड रूल या पाम हैंड रूल उससे। और ये तीनों चीजें आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर ही होती हैं। इसके अलावा ये याद रखें कि ये जो राइट हैंड रूल आप यूज करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, यानी चार्ज आपका पॉजिटिव है। यानी अगर सपोज आप प्रोटॉन के लिए डायरेक्शन फाइंड करते हैं ईस्ट, ये क्यू क्यू वी क्रॉस बी वाला फार्मूला यूज करके राइट हैंड रूल आप यूज करके प्रोटॉन प्रोटॉन पे हम चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके लिए अगर आप डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो सपोज आ जाती है ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट। लेकिन आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाता है या आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है अबाउट इलेक्ट्रॉन, बाकी सारी चीजें वही है, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था वही अभी भी है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही है। ठीक है, सिर्फ चार्ज पे फर्क आ गया, क्यों जो है वो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर पहले प्रोटॉन टुवर्ड्स ईस्ट डिफ्लेक्ट हुआ था तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट होगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं जिनमें से हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहला ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका जो चार्ज पार्टिकल है क्यू वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी थीटा जो है वेलोसिटी का और ई के दरमियान बिल्कुल जीरो बन है। वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, वी जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस केस में आपका जो चार्ज है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी ये सेम वही अभी तक बात है, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अलबत्ता एक काम जरूर होगा, वो ये होगा कि चार्ज जो है वो एक्सलरेट या डीसलरेट जरूर हो सकता है। एक्सलरेट उस केस में होगा कि सपोज ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो चार्ज पार्टिकल जो है ये चूंकि खुद पॉजिटिव है तो ये हमेशा किधर जाएगा, ये तो नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये एक्सलरेट होगा, यानी स्पीड अप होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पीड अप होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्पीड डाउन होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ नहीं जाता बल्कि वो पॉजिटिव की तरफ आता है। तो दूसरा केस जो है वो ये है कि अगर थीटा जो है वो 180 हो जाए तो इस केस में भी जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट भी कर सकता है डीसेलरेट भी कर सकता है, लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इस केस में भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, नो डिफ्लेक्शन। स्पीड अप और स्पीड डाउन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ज पार्टिकल कैसा है। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है और ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वी। तो अब ये डिपेंड करता है चार्ज पे, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये अगर चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज है तो देखने में तो वी और ई के दरमियान जो एंगल है वो 180 है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और सामने फिर ये डायरेक्शन आपको नजर आ रही है कि सामने पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव की तरफ जाने से इनकार करेगा, वो रिफ्यूज करेगा, तो लिहाजा ये स्पीड डाउन होगा। और इसी तरह अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे तो ये इधर आने में इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये आसानी के साथ इस तरफ मूव करेगा, तो इस केस में ये स्पीड अप होगा। एनीवेज कंक्लूजन ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है तो का मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होती, अलबत्ता स्पीड अप या स्पीड डाउन जरूर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि चार्ज की टाइप कौन सी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सेलरेट करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीसेलरेट करेगा। अब आते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना दें, यानी 0 और 180 के अलावा, ये ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो अब जो है वो एक हम पॉजिटिव चार्ज ही भेजते हैं इसके अंदर कोई एंगल बना के, ये एंगल आप बना दिया है, ये कोई भी एंगल हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अदर देन 0 और 180। तो अब जो है, बल्कि इसको हम पहले स्ट्रेट लेते हैं, बल्कि ये सब के लिए वैलिड है, चाहे आप एंगल स्ट्रेट लें या ये एंगल आप अदर देन 0 और 180 लें। अब जरा आप बताइएगा कि ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और ये बिल्कुल 90 के एंगल पे आपने इसको इंजेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपका क्या ख्याल है कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा या ये कहीं पे अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट की तरफ? जी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हमने फिलहाल बताया कि 90 के एंगल पे हमने इंजेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा या कहीं डिफ्लेक्ट होगा? सर आपको सीएस फ्लैट भी होगा और साथ फ्लैट भी होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। हाँ जी, क्योंकि इसकी मतलब स्ट्रेट जाएगा लेकिन बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये हमेशा नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये इसका इस तरह ये जाएगा। यस सर, इसका पाथ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, पहले और कुछ ये स्ट्रेट एंड देन बेंड। और ये पाथ किस किस्म का ये पाथ बना, ये जो पाथ होता है ये वाला, ये पाथ कौन सा होता है? पैराबोला आई थिंक। पहला पैराबोला। तो ये है जी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 के एंगल पे आप या कोई और एंगल है अदर देन 0 और 180, तो आप जब इंजेक्ट करेंगे तो वो पैराबोलिक पाथ बनाएगा, डिपेंड करता है वो जाएगा किधर, वो चार्ज की टाइप पे डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, लेकिन पाथ पैराबोलिक ही बनाएगा। इसके बाद
मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में ये डिफरेंस है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये सिर्फ डिफ्लेक्शन शो कर सकती है, स्पीड अप या स्पीड डाउन नहीं कर सकती चार्ज पार्टिकल को। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये दोनों काम करती है, ये डिफ्लेक्शन भी शो करवाती है जैसे अभी हमने देखा है, और ये स्पीड अप और स्पीड डाउन भी करवा सकती है। लॉरेंस फोर्स जो है ये कॉम्बिनेशन है दोनों फोर्सेस का, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, यानी कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फोर्स भी अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो वहां पे जब कोई चार्ज पार्टिकल पास करेगा तो उस पे दोनों का कलेक्टिव बिहेवियर शो होगा, और उस फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी उस पे वो एक्सपीरियंस करेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। इसके अलावा चार्ज बाई मैस रेशो, कोई भी चार्ज पार्टिकल उसकी चार्ज बाई मैस रेशो आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है वो है 2v/v²r²। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो कैलकुलेट की गई है वो आसानी से आप खुद भी कर सकते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है 1.6 × 10⁻⁹ वो पुट करें, और नीचे मैथ भी आपको पता है, तो जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला ही लगाते फिरें। मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है 9.1 × 10⁻³ kg, तो दोनों को आप कैलकुलेट करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड पे में पड़ा है तो उस पे जो टॉर्क एक्ट करता है उसकी वैल्यू है नियाब। इसका शॉर्ट कोड आप याद रख सकते हैं नियाब। नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल की, आई करंट है जो उस कंडक्टर से पास कर रहा है, लूप से पास कर रहा है, ए उस एरिया है कॉइल का, और बी मैग्नेटिक फील्ड है जो अप्लाई किया हुआ है। और अगर एंगल कोई बन रहा है, जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रही है, तो फिर आपका जो फार्मूला है वो ये होगा कॉस अल्फा। गैल्वानोमीटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, लेकिन अगर कोई मिली एम्पियर में करंट है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, तो फिर ये उसको मेजर भी कर सकता है। लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है तो फिर आप उसके लिए एम मीटर यूज करते हैं। और गैल्वानोमीटर में छोटी सी अमेंडमेंट करें तो आपका एम मीटर बन जाता है। वो आपने क्या करना होता है कि आपने एक शंट रेजिस्टेंस यानी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वानोमीटर के पैरेलल लगा देनी है, जिससे वही गैल्वानोमीटर जो है वो क्या बन जाएगा, आपका एम मीटर बन जाएगा। ये देखिए ये गैल्वानोमीटर है और ये पैरेलल आपने एक छोटी सी शंट रेजिस्टेंस लगा दी जो कि चंद मिली एम्पियर चंद मिली ओम की होती है। तो अब ये जो पूरा एक सेटअप आपका बन गया कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वानोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस, इसका नाम होगा एम मीटर, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास कर सकता है। ये कैलिब्रेट कैसे किया जाता है? कैलिब्रेट इस तरह किया जाता है कि गैल्वानोमीटर के अंदर जो डिजिट लगे होते हैं इस तरह आप नॉन करंट प्रोवाइड करते हैं, यानी गैल्वानोमीटर में से आप नॉन करंट प्रोवाइड करते हैं। यानी पहले आपने फर्क करें 5 एम्पियर करंट पास किया तो आप देखेंगे कि सुई कहाँ पे जाकर रुकी है, फर्क करें सुई यहाँ पे जाकर रुकती है तो आप इसके ऊपर लिख देंगे 5 एम्पियर। फिर आप नॉन करंट देते हैं 10 एम्पियर और देखते हैं सुई कहाँ पे रुकी है तो यहाँ आके रुकी है तो आप इसका नाम दे देते हैं 10 एम्पियर। और इस तरीके से फिर आप 20 एम्पियर देते हैं तो वो सुई सपोज यहाँ पे आकर रुकती है तो आप इसको 20 एम्पियर का नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से गैल्वानोमीटर जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं एम मीटर में, लेकिन शर्त यह है कि एक शंट रेजिस्टेंस जो है वो आपने लगानी है पैरेलल में। उसका मकसद ये है ताकि जो सारा करंट है वो उस शंट में से गुजर जाए और हमारे गैल्वानोमीटर को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये शंट रेजिस्टेंस लगाने का मकसद होता है, क्योंकि अगर सारा करंट हैवी करंट गैल्वानोमीटर से पास करेगा तो ये खराब हो जाएगा। अब ये शंट रेजिस्टेंस जो आर एस बी से कहते हैं, यहाँ पे चूंकि फिगर में एस थी शंट रेजिस्टेंस तो उसका फार्मूला यहाँ ये है, इसके थ्रू आप शंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव कैसे बनाया जा सकता है? गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए आपके पास जी पूछे क्वेश्चन। गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, एक्सक्यूज मी मैग्नेटिक सर। फील्ड बढ़ा सकते हैं, और ये है सी जो है ये जी। सर अभी आपने बताया ना कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मिली एम्पियर है तो जी हमें एम्पियर में अगर निकालना है गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में चेंज करने के लिए हम शंट रजिस्टेंस यूज करते हैं, जी राइट। लेकिन हमने मेजर ही करंट करना है, तो जब करंट शंट रजिस्टेंस से गुजरेगा तो हमें क्या पता है कि शंट रजिस्टेंस से कितना करंट गुजर रहा है, तो तो हम तो ये करंट को आप मेजर छोड़ें, करना चाह इस रहे बात को छोड़ें, देखें ये गैल्वानोमीटर आपने लगाया हुआ, ठीक है, हैं। और ये आपने शंट लगाई हुई है, ये आपने वो करंट दिया जो आपको पता है। एम मीटर जब आप पहली दफा बना रहे होते हैं तो ये याद रखें, जब पहली दफा बना रहे हैं इसी गैल्वानोमीटर की आपने कैलिब्रेशन करनी है तो आपने करंट वो गुजारना है जो आपको पता है। तो फर्क करें आप 10 एम्पियर करंट गुजारते हैं तो होगा क्या कि करंट का भी हमने कल किरचॉफ रूल पढ़ा था कि करंट जब आप इससे इधर भेजेंगे तो आगे करंट को दो पाथ मिल रहे हैं, एक वो इधर भी जाएगा कुछ करंट और कुछ करंट जो है वो इधर जाएगा। तो चूंकि इधर जो है ये शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है, छोटी रेजिस्टेंस लगी है, तो ज्यादातर करंट जो है वो सारे का सारे इधर से होकर निकल जाएगा और बहुत कम करंट जो है वो गैल्वानोमीटर से पास करेगा। तो जो करंट गैल्वानोमीटर से छोटा सा ओके। करंट पास करेगा तो यकीनन डिफ्लेक्शन तो शो होगी ना, सुई कहीं ना कहीं तो घूम के रुकेगी। तो हमने वहां पे नाम दे देना कि ये 10 एम्पियर है, कि ये सुई जहां पे रुक गई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 एम्पियर को। फिर आपने यहाँ से 10 एम्पियर खत्म कर देना, आपने 20 एम्पियर पास करवाना है, तो फिर वही होगा किरचॉफ रूल के मुताबिक मैक्सिमम करंट यहाँ से गुजर जाएगा और आपकी सुई हल्की सी थोड़ी सी और आगे चली जाएगी और यहाँ आके ठहर जाएगी, तो आपने इसका नाम दे देना 20 एम्पियर। इस तरीके से ये कैलिब्रेशन की जाती है। फिर जब आपको कोई करंट नहीं पता होता, फर्ज करें आप 25 एम्पियर का करंट है लेकिन आपको पता नहीं है, तो कैलिब्रेशन आपने की हुई होगी 10 15 20 25 30 वगैरह, तो अब जब सुई जाके कहीं रुकेगी तो आप चेक कर लेंगे कि ये 20 और 30 के दरमियान रुकी हुई है, लिहाजा ये 25 एम्पियर करंट होगा। जी समझ ओके आइए, सर, थैंक यू सो मच। समझ आ गई है बात की आप? यस सर, थैंक यू। अच्छा, तो गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव नहीं नहीं बनाने। सर, समझ आ गया, बिकॉज मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था तो मुझे मेरा आंसर नहीं था, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस, पीछे लॉजिक नहीं पता था, लेकिन थैंक यू, आज मुझे पता चल गया, समझ। अच्छा, गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाने का मतलब ये है कि ये छोटा सा भी करंट इसको मिले ना, इसकी वैल्यू यानी वेरी स्मॉल, इस करंट की वेरी स्मॉल वैल्यू होती है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, क्योंकि सुई अगर हल्की से हिलती है तो बाद हम कहते हैं कि शायद हिली ही नहीं है। तो सेंसिटिव का मतलब है कि करंट